हरे कृष्णा माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू ज़ेंडुका लर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं सीए इंटर के स्टूडेंट्स को रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, जिसका हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। बहुत ही सिंपल बट कंसेप्चुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और मैं आपके लिए समराइज्ड शॉर्ट नोट्स जो बनाकर लाया हूं, इन्हीं नोट्स से हम ये रिवीजन करने वाले हैं और आई गारंटी कि इस रिवीजन को करने के बाद आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सारे प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस खुद से कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे भी एक बात मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, सभी को कहता हूं कि भाई एग्जाम में कभी भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिमाग में लेकर मत जाओ। एग्जाम में दिमाग में लेकर जाओ सिर्फ प्रोविजन, सिर्फ कॉन्सेप्ट, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो उस पर नया प्रोविजन अप्लाई करें, उस पर प्रोविजन अप्लाई करें, कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ना कि ये याद करें कि क्लास में ऐसा क्वेश्चन हुआ था रिवीजन वीडियो में। इसीलिए फोकस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इसका रिवीजन शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ एक बात और मैं बता दूं कि मैंने इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए यहाँ लिखे हैं जो कि रिवीजन के लिए जरूरी भी होते हैं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को मैं कहूंगा एफसीटी, एफओ इज फॉरेन ऑपरेशन, आरसी रिपोर्टिंग करेंसी, एफसी फॉरेन करेंसी, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एमआई एनएमआई मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम। इस तरह के कुछ ये शॉर्ट फॉर्म्स हमने यहां यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात, किसी भी बिजनेस में फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट आता कैसे है? तो डेफिनेटली उस बिजनेस में एफसीटी यानी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होंगे या एफओ फॉरेन ऑपरेशंस होंगे। फॉरेन करेंसी में गुड्स खरीदा, बेचा, असेट्स खरीदी, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, जो भी फॉरेन करेंसी में है। और यह फॉरेन ब्रांच है, फॉरेन में एसोसिएट है, फॉरेन में ज्वाइंट वेंचर है, फॉरेन में सब्सिडरी, कोई भी ऑपरेशन फॉरेन में हो सकता है। तो जब भी किसी भी बिजनेस में एफसीटी हो या एफओ फॉरेन ऑपरेशन हो तो उस बिजनेस में फॉरेन करेंसी आ जाती है। और फॉरेन करेंसी आ गई तो जो हमारी रिपोर्ट बनती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, वो तो रिपोर्टिंग करेंसी, जैसे इंडिया में इंडियन रुपीज में बनते हैं आईएनआर। तो अब उस बाकी सब ट्रांजैक्शन तो आईएनआर में, पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और एफओ के जो अमाउंट्स हैं वो सब दूसरी करेंसी में है। तो ऑब्वियसली हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस उसी कन्वर्शन के लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस दुनिया में आ गया। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेनली किन बातों पर अप्लाई होता है? देखिए तीन चीजों पर अप्लाई होगा। तीन बातें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एप्लीकेबल ऑन 3 थिंग्स। देखिए पहला, अकाउंटिंग फॉर एफसीटी। आपके बिजनेस में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, गुड्स खरीदा, बेचा, असेट खरीदी, बेची, लोन लिया, लोन दिया, जो भी फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग एस 11 से होगी। अकाउंटिंग फॉर एफसीटी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, एक स्पेशल ट्रांजैक्शन यहां पर एफईसी लिखा है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी भी रिकॉग्निशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताएगा। अभी हम सीखेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और आपके बिजनेस में एफओ यानी फॉरेन ऑपरेशंस हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहां की करेंसी में बने होंगे तो उनको कन्वर्ट करना, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन। इन तीन चीजों पर एप्लीकेबल है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग पर, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जो कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अकाउंटिंग पर, और फॉरेन ऑपरेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने पर। इन तीन बातों पर यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, क्लासेस में भी इग्नोर हो जाती है, वो ध्यान दीजिए क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ बातों को में डील नहीं करता। पहली बात, करेंसी, किस करेंसी में रिपोर्टिंग होगी, उस वो करेंसी कौन सी होगी, ये एस उसके बारे में बात करता ही नहीं है। वो तो हम इंडिया में है, इंडिया में है तो जनरली यहाँ पे आईएनआर ही हमारी रिपोर्टिंग करेंसी है, इसलिए हम आईएनआर में रिपोर्टिंग करते हैं। एस 11 में नहीं लिखा कि रिपोर्टिंग आईएनआर में होगी। और जैसे मान लीजिए कोई इंडियन एंटिटी है, कंपनी है, बिजनेस है, अब वो एक सब्सिडरी है किसी फॉरेन कंपनी की, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो रुपए में अकाउंट बनाने हैं और उसके अकाउंट डॉलर में बन रहे हैं तो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए डॉलर में बनने पड़ेंगे। तो आपको उस अपनी रिपोर्ट को डॉलर
डॉलर्स में भी बनाना पड़ सकता है। तो AS11 ये कहता है कि अगर आप INR के अलावा कोई और रिपोर्टिंग करेंसी यूज कर रहे हो तो उसका रीजन डिस्क्लोज करना है। कि डिस्क्लोज करना है मतलब कि ये किस कारण से किया है, कि भाई हम सब्सिडरी हैं इसलिए किया है, और ये भी डिस्क्लोज करना है कि हमने रिपोर्टिंग करेंसी को चेंज क्यों किया है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात समझें, हमारे बिजनेस में FCT फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, FO फॉरेन ऑपरेशन है, तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड रिसिप्ट और पेमेंट है, तो कैश फ्लोज है, इनफ्लो आउटफ्लो, तो ऑब्वियसली वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएंगे। लेकिन वो जितने भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और फॉरेन ऑपरेशन से रिलेटेड कैश फ्लोज होंगे, वो उसका जो प्रेजेंटेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा, वो भी AS11 से नहीं होगा। यस, वो AS3 से ही होगा। और हमने फॉरेन करेंसी में अगर लोन ले रखा है, फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स, तो जाहिर सी बात है जनरली हमने AS16 बोरोइंग कॉस्ट में भी पढ़ते हैं। एक एग्जांपल कि फॉरेन में करेंसी लोन लिया हमने तो 5% में मिल गया, इंडिया में लोन महंगा था 12% था, तो वो जो 7% का एडजस्टमेंट होता है, तो वो जो फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स में जो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट होता है, उस एडजस्टमेंट तक आप वहां पे एक वाला सवाल रिवाइज करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा। तो वो वहां AS16 अप्लाई होता है। बोरोइंग कॉस्ट की डेफिनेशन में भी है कि फॉरेन करेंसी जो इंटरेस्ट इज बोरोइंग कॉस्ट जो है फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स पर, लेकिन किस हद तक, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन उस हद तक ही जिस हद तक वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट होता है, तो वो AS16 में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उस पर भी AS16 लगेगा। और डेफिनेट सी बात है, जैसा कि अभी मैंने होल्डिंग सब्सिडरी का एग्जांपल दिया था आपको, तो इंडियन सब्सिडरी को अपनी फॉरेन होल्डिंग कंपनी के केस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रुपए से डॉलर में बना के रीस्टेट करना पड़ेगा। तो रीस्टेटमेंट भी होता है, तो वो दूसरे AS से होता है। ये AS रीस्टेटमेंट की बातें भी नहीं करता है। जैसे हम EPS पढ़ते हैं, तो वो बोनस के केस में EPS रीस्टेट होता है पिछले साल का, वो AS20 में ही लिखा है। पर यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट होते हैं फॉरेन करेंसी बदलने की वजह से, रिपोर्टिंग करेंसी बदलने की वजह से, उस पर AS11 नहीं डील करता है। ठीक है, तो खैर ये तो एक जनरल बात है, थ्योरेटिकल ध्यान रखें। अब आ जाते हैं फटाफट से अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन हुआ, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा तो क्रेडिटर्स आ गए, बेचा तो हमारे पास डेटर्स आ गए उधार। ठीक है ना, तो यहां पर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुए। ठीक है, तो उसको इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करना है, मैं एग्जांपल $1 से लूंगा। हमने $1 का गुड्स खरीदा बेचा, तो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा स्पॉट रेट पर, SR। जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन की जो रेट थी, जो भी बेस्ट रेट उस वक्त की थी, उसी रेट पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मान लो 100 रुपए थी, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, डेटर टू सेल 100 रुपए पर एंट्री हो जाएगी। ये 100 रुपए पर आ गया, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब डेफिनेटली ट्रांजैक्शन अगर सेटल नहीं हुआ तो बैलेंस शीट डेट तक वो डेटर क्रेडिटर इफेक्ट शो होगा। तो डेटर क्रेडिटर बैलेंस शीट में आने वाली आइटम असेट लायबिलिटी मॉनेटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं, हर वो असेट और लायबिलिटी जिसकी वैल्यू एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स हो चुकी है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स हो गई है, वो मॉनेटरी होती है। जैसे डेटर्स मॉनेटरी होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वैल्यू फिक्स हो गई, 2 लाख के डेटर्स हैं। कई लोग बोलते हैं सर जरूरी थोड़ी मिल जाए, बेड डेट भी हो सकते हैं। अरे बेड डेट हो जाए वो अलग बात है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई वो मॉनेटरी है। तो डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, लोन लिया, लोन दिया, ये सब मॉनेटरी आइटम्स है। लेकिन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंटेंजिबल आइटम्स, ये स्टॉक, ये सब नॉन मॉनेटरी, इनकी वैल्यू एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स नहीं है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ और कोई भी उसका वो सेटल नहीं हुआ, तो बैलेंस शीट डेट पर उसका इफेक्ट, बैलेंस शीट में उसका कुछ एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड आ सकती है। तो वो मॉनेटरी आइटम है, तो उसको क्लोजिंग रेट पर लाना है। मतलब डेटर टू सेल 100 रुपए पे एंट्री हुई थी, ईयर एंड पर जो है डॉलर हमारा मान लीजिए 110 का हो गया, तो वो 10 रुपए डेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये डेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सचेंज गेन होगा, कम होगी तो एक्सचेंज लॉस होगा। इसका रिवर्स केस लाइबिलिटीज में होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, तो खैर आपको बैलेंस शीट डेट पर उसे क्लोजिंग रेट पर लाना है। और ये भी इन एस में एक आपको जिसे बोलते हैं रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि मान लो क्लोजिंग रेट रिलायबल नहीं लग रहा, पर आपको लगता है कि भाई 31 मार्च का रेट क्लोजिंग रेट, बैलेंस शीट डेट का रेट आपको लगता है कि रिलायबल रेट नहीं है, फॉरेन करेंसी में ऐसा हो सकता है मार्केट के हिसाब से, तो फिर आपको लगता है कि यार 7 अप्रैल को पैसा रियलाइज होगा, तो उस दिन का जो रेट है, जो भी रियलाइजेशन एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन का रेट है, आप उस पे उन डेटर्स को ले सकते हैं, उन असेट लायबिलिटीज को ले सकते हैं। तो बैलेंस शीट डेट पे कोई भी मॉनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट पे आएगा, और कोई भी नॉन मॉनेटरी आइटम है जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, जितने भी हैं, स्टॉक,
तो कई एसेट्स तो कॉस्ट पे कैरी होती हैं और कई चीजें फेयर वैल्यू पे होती है, जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। तो फिर यहाँ पर जो नॉन मॉनेटरी आइटम है वो बैलेंस शीट में हमेशा जो ट्रांजेक्शन डेट की रेट पर थे उसी पर रहेंगे, और फेयर वैल्यू पे आने वाले आइटम्स जो उस दिन जो भी फेयर वैल्यू उस पर, जैसे स्टॉक की एनआरवी तो उसी दिन निकलेगी तो उस पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के दो बातें हो गई, एक इनिशियल रिकॉग्निशन वो स्पॉट रेट पे होगा और उसमें अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ, अभी मान लेते सेटल नहीं हुआ, तो वो बैलेंस शीट में जो रिफ्लेक्ट होगा वो क्लोजिंग रेट पे होगा अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो। नॉन मॉनेटरी आइटम अगर है वो कॉस्ट पे शो हो रहा है तो ट्रांजेक्शन डेट की रेट ही रहेगी, लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे शो होने वाला तो उस दिन जो भी वैल्यू होगी उसी दिन वैल्यू डिटरमाइन उसकी करेंगे हम, फेयर वैल्यू। ठीक है, और ऑब्वियसली मैंने लिख दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो नोट्स में आती तो वो तो क्लोजिंग रेट पर ही आती, सीआर मतलब क्लोजिंग रेट है। और एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, देखिए आप 100 रुपए का, जैसे मान लीजिए $1 का परचेस किया तो परचेस टू क्रेडिटर 100 रुपए पे हो गई, लेकिन ईयर एंड पर डॉलर 110 का हो गया, तो हमारी जो है क्रेडिटर की वैल्यू 10 रुपए से बढ़ी, लाइबिलिटी 10 से बढ़ी तो लॉस है, तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो एस, और ध्यान समझें ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है ये ध्यान दें, ट्रांजैक्शन की डेट अलग, सेटलमेंट की डेट अलग, रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च अलग, और ये सेटलमेंट डेट बाद में भी आ सकती है। हो सकता है जिस ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ हो उसी ईयर में सेटल हो जाए, सेटलमेंट डेट पहले ही आ गई तो बैलेंस शीट तक बात ही नहीं गई। और ये भी हो सकता है पहले ट्रांजैक्शन हुआ हो, सेटलमेंट नहीं हुआ, हमने डेटर से पैसा ना आया हो, बैलेंस शीट डेट आ गई, अगले साल पैसा आया हो। तो अल्टीमेट कहने का मतलब यह है कि जितने भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हैं उनका इनिशियल रिकॉग्निशन स्पॉट रेट पे होगा, उसके बाद जब भी सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट डेट पर जो भी रेट उसकी रहेगी, जो भी रेट रहेगी उसी रेट पर उसको हमें उसका रीस्टेटमेंट करना पड़ेगा। 100 का 110 हो जाएगा, 100 का 90 भी हो सकता है। असेट लायबिलिटी के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, एक्सचेंज डिफरेंस P&L में ही जाएगा और जिस ईयर का लॉस होगा उस ईयर में जाएगा। अगर सेटलमेंट अगले ईयर में हुआ है तो बैलेंस शीट डेट तक का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो इस साल P&L में जाएगा और बाकी अगले साल में चला जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा फॉरेन अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और दूसरा यहां पर था अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जो कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट था। ये मैं पहले ले रहा हूं, ये थर्ड पॉइंट है वैसे यहां पर इस एस में। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मेरे को आज से 2 महीने बाद डॉलर चाहिए, 2 महीने बाद मुझे डॉलर चाहिए। तो क्यों चाहिए सर 2 महीने बाद डॉलर आपको? आप 2 महीने बाद चाहिए, 2 महीने बाद कर लेना। नहीं, मुझे लग रहा है कि साहब 2 महीने बाद डॉलर महंगा मिलेगा तो आज ही मैं आगे की डेट का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लेता हूं, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सर आपको चाहिए क्यों? तो मैंने बोला साहब मैंने मशीनरी खरीदी है, उसका पेमेंट 2 महीने बाद करना है, तो मैं मशीनरी खरीदी तो मुझे एक्चुअल पेमेंट करना है, और एक्चुअल पेमेंट अगर मुझे करना है तो इसका मतलब मुझे लगता है फ्यूचर में डॉलर महंगा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आज से मुझे कम रेट में मिल रहा है तो मैं उसे आज ही खरीद रहा हूं, तो ये कहलाएगी मेरी रिस्क अवॉइड कर रहा हूं, तो ये कहलाएगा हेजिंग। और मैंने कोई एसेट नहीं खरीदी, मुझे किसी को पेमेंट ही नहीं करना और मैं मार्केट में बोल रहा हूं मैं डॉलर खरीदूंगा 2 महीने बाद, तो हम सट्टेबाजी कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई हवा में खरीद लेंगे कि आज से 2 महीने बाद मुझे डॉलर नहीं चाहिए, मैंने किसी से सौदा कर लिया कि मैं डॉलर खरीदूंगा, ठीक है, वो बेचेगा। और आपको पता है स्पेकुलेशन के केस में कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती, जो ऊपर का कैश का प्रॉफिट लॉस होता है वो ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुआ किस नेचर का? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और वो हेजिंग के लिए हुआ है, ठीक है, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए प्रीमियम या कम पैसे दिए डिस्काउंट, जिस पे भी वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, भाई आज की रेट 40 रुपए 80 रुपए थी डॉलर की और आपको लगता है कि 2 महीने बाद उसकी रेट 95 होगी, ठीक है, और आप उसको 95 की चीज को आप 93 में ही लिया है, 92 में ही लिया है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपका है तो कम होगा या ज्यादा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो P&L में चला जाएगा लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये ध्यान रखना, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जनरली 2 महीने 3 महीने 4 महीने के होते हैं, तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के केस में, इंसेप्शन लिखा है, इंसेप्शन ने शुरुआत में ही, बात का लफड़ा नहीं रखना, जिस दिन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट हुआ हेजिंग के लिए अगर हुआ तो उसी दिन जो आपने जो भी रेट पे ट्रांजैक्शन किया और जो उस दिन की रेट थी उसी रेट का डिफरेंस आपको लेना है, जो भी कम ज्यादा था वो प्रॉफिट या लॉस है। और जैसे मान लो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉफिट लॉस 3 महीने का है, ये 3 महीने का, इसमें ध्यान क्या रखना होता है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन 1 फरवरी को हुआ और 3 महीने का है, तो फरवरी मार्च और अप्रैल, तो 3 महीने का प्रॉफिट लॉस है, तो 2 महीने का प्रॉफिट लॉस फरवरी मार्च इस साल में आएगा और अप्रैल वाला अगले साल में चला जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर स्पेकुलेशन के लिए हुआ है, अगर आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया है, आज से 2 महीने बाद आप फॉरेन करेंसी खरीदने बेचने का ट्रांजैक्शन करते हो और प्योरली ट्रेडिंग के लिए कि आपको किसी को पेमेंट ना तो देना था ना लेना था,
तो उस केस में इंसेप्शन में कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। जब भी वो ट्रांजैक्शन रिन्यू होगा, कैंसिल होगा, तो जो भी उस दिन का जो रेट का डिफरेंस होगा वो गेन या लॉस होगा और वो पीएनएल में चला जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एफसीटी और फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन एफईसी, मतलब फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो उसका क्या होगा ये भी हमने देख लिया। और अब इसमें आखिरी बात यहां पर आ जाती है, यहां पर देखिए फॉरेन ऑपरेशन का ट्रांसलेशन कैसे करना है। फॉरेन ऑपरेशन यानी फॉरेन में सब्सिडरी, फॉरेन में ब्रांच, फॉरेन में एसोसिएट, फॉरेन में जॉइंट वेंचर। और ऐसा नहीं, देखो हमारा इंडिया भी फॉरेन है। अगर हमारा मेन बिजनेस अमेरिका में है और इंडिया में ब्रांच है तो इंडियन ब्रांच इज ए फॉरेन ब्रांच, ठीक है ना। तो हमारा देश भी फॉरेन, ऐसी बात नहीं है। तो फॉरेन में ऑपरेशंस हैं तो वो दो तरह के बताए गए इस एएस में। देखिए आईएफओ इंटीग्रल, एनएफओ नॉन इंटीग्रल। इस पे थ्योरी लिखने को आ सकती है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप इसकी थ्योरी मॉड्यूल से पढ़िए, क्योंकि इसमें स्पेशली थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है आईएफओ और एनएफओ का डिफरेंस। ठीक है, मैं समराइज कर देता हूं। देखो आईएफओ का मतलब सिंपल है कि भाई मेरा एक बिजनेस इंडिया में है, मैंने फॉरेन में भी अपना उसी आउटलेट को डाल लिया दूसरे देश में, और वहां पे भी सारी एक्टिविटी वही होती है जो यहाँ होती है वो वहां होती है। डेफिनेटली वो मेरा बिजनेस का एक्सपांशन ही किया है मैंने किसी को संभला दिया, लेकिन वो मेरा पार्टनर नहीं है, मैं वही उस बिजनेस का ओनर हूँ। जैसे मेरी भावना इस बिजनेस से जुड़ी है वैसे वहां जुड़ी हुई है ना। मतलब मैं यहाँ पे क्राइसिस में आऊंगा, कैश फ्लो मेरा यहाँ इफेक्ट होगा तो वहां भी हो जाएगा। ठीक है, वो किसी और से ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकता, वो पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट है। तो एक तरीके से वो आईएफओ इंटीग्रल पार्ट है मेरे बिजनेस का, आईएफओ फॉरेन ऑपरेशन इंटीग्रल है। और एक ये भी हो सकता है कि नहीं साहब, फॉरेन में कोई बिजनेस है जरूर, मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन वो कई लोगों से ट्रांजैक्शन कर सकता है। ठीक है ना भाई, वो मुझसे भी परचेस कर रहा है, मुझे भी सेल कर रहा है, या वो अमेरिका में भी किसी से परचेस कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी परचेस कर रहा है, वो कनाडा में भी परचेस करता है, सेल करता है। तो मेरी क्राइसिस से, केवल मेरी क्राइसिस से उसके बिजनेस को इफेक्ट नहीं होगा। मेरे कैश फ्लो इफेक्ट होंगे तो उसके कैश फ्लो इफेक्ट नहीं होंगे। जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे बिजनेस के हैं वो वहां हो जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से मेरा वहां पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। आईएफओ का मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट तो है पर वो बिजनेस ही मेरा है, और एनएफओ का मतलब मेरा सिर्फ प्योरली इन्वेस्टमेंट है। तो फिर भाई एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए आईएफओ और एनएफओ, कई बार तो दिया नहीं होता है, तो हम जनरली आईएफओ अज्यूम करते हैं कि वो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो मान लीजिए फॉरेन ब्रांच है, जो पूरा फॉरेन ब्रांच में कवर हो ही जाता है ये वाला टॉपिक। तो फॉरेन ब्रांच अगर है, ये इंटीग्रल है, तो देखिए मैंने लिखा भी एक्सटेंशन ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, हमारे बिजनेस का प्योरली एक्सटेंशन है ये। और नॉन इंटीग्रल मतलब सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझें कि जो भी फॉरेन करेंसी में आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसको आपको रिपोर्टिंग करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन को यहां बोला ट्रांसलेशन। तो कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, असेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। तो नॉन इंटीग्रल का पहले समझ लें, जितनी भी असेट लायबिलिटी है, चाहे वो मॉनेटरी आइटम हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी आइटम हो, नॉन एनएफओ के केस में उनको क्लोजिंग रेट पे ही कन्वर्ट करना है। जितने भी इनकम एक्सपेंस हैं या तो एक्चुअल रेट पे करना है, और एक्चुअल रेट नहीं है तो फिर एवरेज रेट पे कर लेना है। अगर कई बार एनएफओ हमने कोई बिजनेस खरीदा तो गुडविल कैपिटल रिजर्व अराइज होता है, आपको पता ही है अमलगमेशन में, तो उसको हमें क्लोजिंग रेट पर ही कन्वर्ट करना है। कोई भी कंटिंजेंट लायबिलिटी क्लोजिंग रेट पर ही डिस्क्लोज होगी। और जो भी ऑब्वियसली उस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करते हैं तो एक्सचेंज डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस एनएफओ के केस में एफसीटीआर नाम के फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। एफसीटीआर में फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जाएगा। सर क्यों, ऑब्वियस सी बात है, एनएफओ मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे बचपन में हम इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिट लॉस के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते थे, वैसे एक सेपरेट रिजर्व इसके लिए बनाया गया है। और अगर ये आईएफओ है तो सारे रूल्स तो वही रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे रूल्स कन्वर्जन के एनएफओ जैसे ही रहेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि कोई भी टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है ना, टेंजिबल आइटम्स जो हैं तो उसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन जिस दिन की परचेस थी उसी रेट पे कन्वर्ट होगा, ये हिस्टोरिकल रेट बोलते हैं इसको। और अगर असेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन की जगह फेयर वैल्यू पे आ रही है तो जिस भी दिन हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, फेयर वैल्यूएशन हुआ था वही वैल्यू रहेगी इसकी, बार बार क्लोजिंग रेट पे नहीं लाना है इसको। और इन्वेंट्रीज का तो पता ही है, यहाँ पर भी फेयर वैल्यू एनआर कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर होती है, तो जिस भी डेट पे उसकी वैल्यू वही रहेगी। अदरवाइज पूरे के पूरे रूल्स आईएफओ के वही हैं, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के कन्वर्जन के वही हैं जो एनएफओ के हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ईडी है, एक्सचेंज डिफरेंस, उसके लिए कोई रिजर्व नहीं है। भाई ये तो मेरा ही बिजनेस है ना, यहाँ भी मेरा बिजनेस है, वो बाहर भी मेरा ही बिजनेस है, मेरे बिजनेस की पार्ट है, तो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। कोई केवल मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो पूरा बिजनेस ही मेरा था, तो एक्सचेंज डिफरेंस इसका पीएनएल में जाएगा। सर ये आपने यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, सर ये क्या है? देखो भैया ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं, AS21 भी आपके सिलेबस में कंसोलिडेशन का सवाल है, तो नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसीजर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में मान लो आ जाए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पीएनएल के साथ साथ आ जाए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व,
और 70-30 का होल्डिंग माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हो तो 30% एफसीटीआर माइनॉरिटी में ही जाएगा। मतलब कंसोलिडेशन का प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल चलेगा। एनएफओ आपने डिस्पोज कर दिया, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को बेच दिया, तो पूरा बेच दिया तो ये एफसीटीआर का जो बैलेंस है राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आधा बेचा तो फिर आधा राइट ऑफ होगा और आधा एफसीटीआर में ही रहेगा पार्शियल। ठीक है, जब भी कंसोलिडेशन होगा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, इंडिया में होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में, नॉन और एनएफओ है वो, तो उस केस में जैसे हम वहां कंसोलिडेशन में पढ़ते थे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग डेट सेम होनी चाहिए, वो सब प्रिंसिपल कंसोलिडेशन के एज इट इज लगेंगे। तो ये भी आपके दिमाग में आपको रखना चाहिए। ठीक है, और अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां बता दूं मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन तो स्पॉट रेट पे होगा, और उसके बाद अगर वो पहले ही सेटल हो गए तो सेटलमेंट डेट तक जो रेट आएगी उसका जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। बैलेंस शीट तक बात पहुंची तो वहां तक का जो डिफरेंस है बैलेंस शीट डेट का जो रेट है और पहले का जो रेट पे रिकॉर्ड हुई थी वो डिफरेंस भी पीएनएल में जाएगा। मतलब मैंने अभी तक ये बताया कि एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाते थे, राइट। लेकिन इसको लेकर बस एक बात ध्यान रख लें, एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर क्वेश्चन भी स्टडी मेट में अभी देख लेंगे आप। ऑप्शन ये अवेलेबल है कि कुछ कम पहले ये ऑप्शन था भाई कि आपने मान लीजिए कोई लोन लिया और वो लोन लिया असेट के लिए, है ना, आपने असेट के लिए फॉरेन करेंसी में लोन लिया, मान लो $1 का लोन लिया 100 रुपए का, तो बैंक टू लोन 100 रुपए, आपने 100 रुपए की एसेट खरीद ली, एसेट टू बैंक 100 रुपए हो गया। अब ईयर एंड पर डॉलर 100 की जगह 110 हो गया, तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, एक्सचेंज डिफरेंस ये आपका लोन बढ़ गया ना, टू लोन अकाउंट 110 हो गया और एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन कुछ पहले ऑप्शन पहले ये हुआ करता था इस AS11 में, अब तो रिवाइज हो गया, AS11 में ये हुआ करता था कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया है किसी डेप्रिशिएबल, डीए लिखा है मैंने यहां पर, डेप्रिशिएबल असेट के लिए, तो फिर उस लोन में अगर कोई एक्सचेंज लॉस होता है, 100 का 110 हो गया ना, तो उस लॉस को पीएनएल में मत ले जाओ, उससे एसेट की कॉस्ट बढ़ा दो। या 100 का 90 रह गया तो लोन लाइबिलिटी कम हो गई तो फायदा है, तो 100 का 90 रह गया तो उस फायदे को, एक्सचेंज डिफरेंस को पीएनएल में क्रेडिट मत करो, उससे एसेट की कॉस्ट कम कर दो। पहले ऐसा ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है। अब वो ऑप्शन पहले तो था ही ऐसा, लेकिन AS11 रिवाइज हुआ तो बोला एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा। लेकिन कुछ कंपनीज को ये ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा कि भैया एक्सचेंज डिफरेंस का क्या करना है, तो आप बोलेंगे भैया पीएनएल में भेजना है, लेकिन वो बोलेंगे भाई पैराग्राफ 46 और पैराग्राफ 46A में जो ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या करना है, तो फिर क्या करना है, एक्सचेंज डिफरेंस अगर एलटीबी यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग से के लिए है, जो कि आपने डेप्रिशिएबल असेट के लिए लोन लिया था और डॉलर की रेट या फॉरेन करेंसी की रेट बढ़ गई घट गई, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आया है उससे असेट की कॉस्ट कम प्लस माइनस कर देंगे। एक ऑप्शन तो ये, और दूसरा मतलब कहने का मतलब ये है, देखो बैंक टू लोन, मान लो $1 का लोन था, बैंक टू लोन 100 रुपए, असेट टू बैंक 100 रुपए, हो गया, खत्म बात हो गई, $1 की असेट भी आ गई। अब 110 का हो गया लोन, तो एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू लोन 10 रुपए, पीएनएल टू एक्सचेंज डिफरेंस 10 रुपए, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अगर यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज डिफरेंस लॉस हुआ ना, आपको लाइबिलिटी बढ़ गई, तो अब हम यहाँ पे करेंगे एक्सचेंज डिफरेंस टू लोन अकाउंट है ना 10 रुपए, और अब पीएनएल में ना भेजते हुए असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज डिफरेंस, या तो इसको असेट में भेज देंगे या एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे इससे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, FCMITD अकाउंट, ठीक है ना। यस, या तो क्या करना है, देखिए नॉर्मल केस में तो हमेशा एक्सचेंज डिफरेंस पीएनएल में जाएगा, ये तो बात खत्म हो गई। अब अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरोइंग यानी लोन लिया है और वो डेप्रिशिएबल असेट के लिए है, तो आपके पास तीन बातें हैं, एक तो वो डिफरेंस पीएनएल में भेज दो, लेकिन कुछ कंपनी जो पहले से उसे कॉस्ट कम ज्यादा करती आ रही थी तो उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो ऑप्शन पैराग्राफ 46A में है। तो क्या बोला जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भैया ऑप्शन अवेलेबल है तो क्या कर सकते हैं, तो एक्सचेंज डिफरेंस अगर लॉस है तो उससे असेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और एक्सचेंज डिफरेंस अगर गेन है तो उससे असेट की कॉस्ट कम हो जाएगी, या तो ये कर दो, और जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है, लॉस है गेन है, उसे आप FC, ये मैंने यहां ऊपर लिखा भी है, FC फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में, मतलब ना तो पीएनएल में भेजना ना असेट की कॉस्ट कम ज्यादा करना। ऑब्वियसली असेट की कॉस्ट कम ज्यादा करोगे तो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आएगा, और या तीसरा इसमें एक और ऑप्शन है कि असेट की कॉस्ट भी कम ज्यादा मत करो, पीएनएल में भी मत भेजो, इसको एक स्पेशल अकाउंट में लेके जाओ, FCMITD अकाउंट, और ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली लास्ट में तो राइट ऑफ हो गई,
ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं और इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली इमीडिएटली जाकर आप सारे क्वेश्चंस अपने स्टडी मटेरियल के पहले करके देखिए और उसके बाद पीवाईक्यूज करके देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैंने हमेशा कहा है कि आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, जैसे चाहे वो आपके डाउट्स हमेशा की तरह सॉल्व होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइए। चलिए बाय बाय।